नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी अपने नाखूनों को ध्यान से देखा है? उनका आकार, उनकी चमक या उनकी बनावट? कई बार हमारे शरीर के छोटे छोटे बदलाव किसी बड़ी बीमारी का इशारा होते हैं और हम उन्हें नज़रअंदाज कर देते हैं। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे संकेत की जो नाखूनों से शुरू होता है लेकिन जुड़ा होता है हमारे फेफड़ों और दिल की सेहत से, और इसे कहते हैं क्लबिंग ऑफ नेल्स। अगर आपके नाखूनों का आकार धीरे धीरे गोल, फूला हुआ या उभरा हुआ लगने लगे तो ये सिर्फ नाखूनों की बात नहीं है, ये आपके शरीर की ऑक्सीजन की कमी की निशानी हो सकती है और इसका संबंध होता है कुछ क्रॉनिक फेफड़ों और हार्ट की बीमारियों से। तो चलिए जानते हैं कि नेल क्लबिंग आखिर होता क्या है, क्यों होता है और कब डॉक्टर से मिलना चाहिए। दोस्तों, अब बात करते हैं असली सवाल की कि नेल क्लबिंग आखिर होता क्या है। दोस्तों, क्लबिंग का मतलब होता है नाखूनों और उंगलियों के सिरे का धीरे धीरे मोटा और उभरा हुआ हो जाना। सामान्य नाखून थोड़े चपटे या हल्के घुमावदार होते हैं, लेकिन क्लबिंग में नाखूनों का आकार गोल हो जाता है और वो ऊपर की ओर उठे हुए लगने लगते हैं। जैसे जैसे क्लबिंग बढ़ता है, उंगली का सिरा यानी कि टिप भी मोटा और गोल दिखाई देने लगता है और इसे ही मेडिकली ड्रम स्टिक अपीयरेंस कहा जाता है। दोस्तों, क्लबिंग में नाखून का नीचे वाला हिस्सा यानी कि नेल बेड नरम हो जाता है और नाखून की कर्वेचर यानी कि घुमाव बढ़ जाती है। एक आसान सा टेस्ट भी है जिसे हम कहते हैं शैमरोथ्स विंडो टेस्ट। इसमें आप अपनी दोनों हाथों की इंडेक्स फिंगर्स को आपस में नेल टू नेल जोड़ते हैं। अगर दोनों नाखूनों के बीच में एक छोटा सा ट्रायंगल या विंडो बनता है तो क्लबिंग नहीं है, लेकिन अगर वो गैप गायब हो जाए यानी कोई ट्रायंगल न बने तो ये क्लबिंग की निशानी हो सकती है। ये टेस्ट कोई डायग्नोस्टिक टेस्ट नहीं है, लेकिन एक सामान्य संकेत जरूर देता है कि कुछ बदलाव हो रहे हैं। और ध्यान देने वाली बात यह है कि नेल क्लबिंग कोई बीमारी नहीं है, ये एक सिम्टम है जो किसी और अंदर छुपी बीमारी का संकेत देता है। दोस्तों, क्लबिंग अचानक नहीं होता, ये एक धीरे धीरे बढ़ने वाली प्रक्रिया है जिसमें नाखून और उंगली के सिरों में बदलाव आता है। आइए जानते हैं इसके मुख्य 4 चरणों के बारे में। सबसे पहला चरण होता है सॉफ्टनिंग ऑफ नेल बेड। शुरुआत में नाखून के नीचे की त्वचा यानी कि नेल बेड थोड़ा नरम महसूस होने लगता है और लोग अक्सर इसे नज़रअंदाज कर देते हैं क्योंकि कोई दर्द या बड़ा बदलाव नज़र नहीं आता। दूसरा चरण होता है लॉस ऑफ लवी बॉन्ड एंगल। सामान्य तौर पर नाखून और उंगली के बीच का जो एंगल होता है जिसे लवी बॉन्ड एंगल कहते हैं वो लगभग 160 डिग्री होता है। क्लबिंग में ये एंगल बढ़कर 180 डिग्री या उससे अधिक हो जाता है और इससे नाखून सीधा या थोड़ा उभरा हुआ लगने लगता है। तीसरा चरण है दोस्तों इंक्रीज्ड कॉन्वेक्सिटी ऑफ नेल। अब नाखून का घुमाव यानी कि कर्वेचर और बढ़ जाता है। नाखून ऊपर की तरफ ऐसे मुड़ने लगता है जैसे कोई गुंबद या डोम बन रहा हो। ये एक विजुअल साइन होता है जिसे आसानी से देखा जा सकता है। और चौथा चरण होता है ड्रम स्टिक अपीयरेंस। ये अंतिम चरण है जब उंगली का सिरा पूरा मोटा, गोल और उभरा हुआ दिखाई देता है और इसे ही कहते हैं ड्रम स्टिक लुक, क्योंकि उंगली की शक्ल बिल्कुल एक ढोल की छड़ी जैसी लगती है। दोस्तों, ध्यान देने वाली बात यह है कि क्लबिंग का हर स्टेज एक संकेत है कि शरीर में कुछ लंबे समय से चल रहा है, खास तौर पर वो कंडीशंस जिनमें ऑक्सीजन की कमी होती है, जैसे फेफड़ों या दिल की बीमारियां। अगर इन बदलावों को समय रहते पहचान लिया जाए तो अंडरलाइंग बीमारी की जांच और इलाज जल्दी शुरू किया जा सकता है। इसीलिए क्लबिंग को हल्के में न लें, यह शरीर की एक खामोश चेतावनी हो सकती है। दोस्तों, अब सवाल आता है कि नेल क्लबिंग आखिर होता क्यों है। तो इसका सबसे बड़ा कारण है क्रॉनिक हाइपोक्सिया, यानी कि शरीर में लंबे समय तक ऑक्सीजन की कमी। जब शरीर को बार बार या लगातार पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिलती तो उसका असर धीरे धीरे हाथों और पैरों की उंगलियों तक पहुंचने लगता है और यही वजह होती है नेल क्लबिंग की। अब ये ऑक्सीजन की कमी क्यों होती है, आइए समझते हैं क्लबिंग से जुड़ी कुछ आम मेडिकल स्थितियों को। तो सबसे पहले बात करते हैं फेफड़ों से जुड़ी बीमारियों की, जिसमें सबसे पहली बीमारी है ब्रोंकिक्टिसिस। इसमें फेफड़ों की नलियां फैल जाती है और बार बार इन्फेक्शन होता है। दूसरी बीमारी है इंटरस्टिशियल लंग डिजीज़ यानी कि ILD। इसमें फेफड़ों के टिश्यूज़ में सूजन और फाइब्रोसिस हो जाती है। उसके बाद है लंग कैंसर, खासकर जब वो फेफड़ों के ऊपरी हिस्से में होता है, जिसे पैनकोस्ट ट्यूमर कहते हैं। उसके बाद है ट्यूबरक्यूलोसिस यानी कि TB, खासकर जब वो पुराना और फैल चुका हो। उसके बाद है सिस्टिक फाइब्रोसिस, ये एक जेनेटिक बीमारी है जिसमें फेफड़ों में चिपचिपा म्यूकस जमा हो जाता है। और उसके बाद है क्रॉनिक लंग एब्सेस यानी कि लंबे समय तक फेफड़ों में मवाद रहना। इन बीमारियों में फेफड़ों की कार्य क्षमता घट जाती है और शरीर को पूरी ऑक्सीजन नहीं मिलती। उसके बाद दोस्तों बात की जाए दिल से जुड़ी बीमारियों की, तो उसमें सबसे पहले बीमारी है साइनोटिक कंजेनिटल हार्ट डिजीजेस, जैसे कि टेट्रालॉजी ऑफ फैलो, जहां जन्म से ही दिल में खराबी होती है और खून में ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है। उसके बाद है इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस, जब दिल के वाल्व में इन्फेक्शन हो जाता है।
और उसके बाद है सब एक्यूट बैक्टीरियल एंडोकार्डाइटिस। ये एक धीमी लेकिन गंभीर स्थिति होती है जो क्लबिंग का कारण बन सकती है। इन स्थितियों में शरीर के अंगों को कम ऑक्सीजन वाला खून मिलता है जो कि क्लबिंग की दिशा में ले जाता है। और अब दोस्तों बात करते हैं कुछ अन्य संभावित कारणों की। ये थोड़े लेस कॉमन होते हैं, जिसमें सबसे पहला है इन्फ्लेमेटरी बाउल डिसीज़ जैसे कि क्रॉन्स डिसीज़, अल्सरेटिव कोलाइटिस। उसके बाद है लिवर सिरोसिस, खासकर एक स्थिति जिसे कहते हैं प्राइमरी बिलियरी कोलेंजाइटिस। और उसके बाद है ओवर एक्टिव थायराइड यानी कि ग्रेव्स डिसीज़, जिसमें थायराइड एक्रोपैकी नाम की कंडीशन हो सकती है। लेकिन याद रखिए, क्लबिंग का सबसे कॉमन कारण हमेशा लंग्स और हार्ट से जुड़ी पुरानी बीमारियां होती है। इसीलिए जब भी किसी के नाखूनों में क्लबिंग जैसे बदलाव दिखे तो उसे हल्के में न लें। ये सिर्फ कॉस्मेटिक इश्यू नहीं है, ये अंदर की एक गंभीर मेडिकल स्थिति का संकेत हो सकता है। अब दोस्तों सवाल ये उठता है कि क्या नेल क्लबिंग अचानक हो जाता है? तो इसका जवाब है नहीं। इसके पहले भी शरीर कुछ संकेत देता है। अगर हम उन शुरुआती लक्षणों पर ध्यान दें तो बड़ी बीमारियों को समय रहते पकड़ा जा सकता है। तो चलिए जानते हैं कि वो कौन कौन से बदलाव या लक्षण हैं जो क्लबिंग से पहले दिख सकते हैं। तो सबसे पहला है सांस फूलना यानी कि ब्रेथलेसनेस। चलते वक्त या थोड़ी मेहनत में भी अगर सांस जल्दी फूलने लगे तो ये लंग्स या हार्ट से जुड़ी किसी समस्या का संकेत हो सकता है। दूसरा, थकावट या कमज़ोरी महसूस होना। जब शरीर को पूरा ऑक्सीजन नहीं मिल रहा होता तो हम जल्दी थक जाते हैं, चाहे ज़्यादा मेहनत न भी की हो। तीसरा, होठ या उंगलियों का नीला पड़ना यानी कि साइनोसिस। ये बहुत खास संकेत है। जब त्वचा या नाखून नीले या स्लेटी रंग के लगने लगते हैं तो समझिए कि खून में ऑक्सीजन की कमी है। चौथा, बार बार खांसी या बलगम यानी कि क्रॉनिक कफ। अगर खांसी कई हफ्तों तक बनी रहती है या बलगम आता है तो लंग्स में क्रॉनिक इरिटेशन हो सकता है। और पांचवा, सीने में भारीपन या बेचैनी होना। यह दिल से जुड़ी किसी दिक्कत की ओर भी इशारा कर सकता है। इन लक्षणों के साथ अगर नाखूनों में शेप या टेक्सचर में बदलाव दिखने लगे तो इसे सिर्फ कैल्शियम या प्रोटीन की कमी मत समझिए। यह आपके शरीर का एक शांत लेकिन गंभीर अलार्म हो सकता है। ऐसे में सबसे ज़रूरी है समय पर डॉक्टर से चेकअप करवाना ताकि सही डायग्नोसिस किया जा सके और ट्रीटमेंट शुरू हो सके। अब दोस्तों सवाल ये है कि अगर नाखूनों में क्लबिंग जैसा बदलाव दिख रहा हो तो क्या सिर्फ देखने से ही ये तय हो जाएगा कि कोई गंभीर बीमारी है? तो इसका जवाब है नहीं। क्लबिंग एक लक्षण है, न कि बीमारी। इसीलिए इसका असली कारण जानने के लिए कुछ जांचें यानी कि टेस्ट और क्लिनिकल परीक्षण जरूरी होते हैं। सबसे पहले बात करते हैं शैमरोथ्स विंडो टेस्ट की। जैसा हमने पहले बताया कि इसमें आप दोनों हाथों की इंडेक्स फिंगर्स को नेल टू नेल जोड़ते हैं। अगर उनके बीच में छोटा सा ट्रायंगल नहीं बनता तो ये क्लबिंग का एक संकेत हो सकता है। ये टेस्ट आसान है लेकिन सिर्फ एक संकेत देता है, कोई फाइनल डायग्नोसिस नहीं। उसके बाद है दोस्तों शारीरिक जांच। डॉक्टर आपकी उंगलियों, नाखूनों और सांस लेने के तरीके को ध्यान से जांचते हैं और साथ ही छाती सुनते हैं कि कहीं फेफड़ों में खड़खड़ाहट यानी कि क्रैकल्स तो नहीं है या दिल की धड़कन में कुछ असमानता तो नहीं है। और उसके बाद कुछ ज़रूरी जांचें भी की जा सकती है। अगर डॉक्टर को लगता है कि क्लबिंग के पीछे कोई मेडिकल कंडीशन छुपी हो सकती है तो वो कुछ टेस्ट करवाने को कह सकते हैं, जैसे कि चेस्ट एक्सरे या सिटी स्कैन फेफड़ों की स्थिति जानने के लिए, ईसीजी और 2D इको दिल की धड़कन और संरचना की जांच के लिए, पल्स ऑक्सीमीटर या एबीजी यानी कि आर्टेरियल ब्लड गैस शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा मापने के लिए, और ब्लड टेस्ट इन्फेक्शन या इन्फ्लेमेशन का पता लगाने के लिए। इन सभी जांचों से ये समझ में आता है कि क्या फेफड़ों, दिल या किसी और ऑर्गन में कोई पुरानी समस्या है जो क्लबिंग की वजह बन रही है। इसीलिए अगर किसी को नेल क्लबिंग जैसा कुछ लगे तो घबराएं नहीं, लेकिन इसे नज़रअंदाज भी न करें। सबसे सही कदम होगा किसी फिजिशियन या स्पेशलिस्ट से सलाह लेना और ज़रूरत के मुताबिक जांच करवाना। याद रखिए, सही डायग्नोसिस से ही सही इलाज होता है। दोस्तों अब सबसे आम सवाल, क्या नेल क्लबिंग का इलाज संभव है? तो इसका जवाब है हाँ, लेकिन सीधे क्लबिंग का नहीं बल्कि उस बीमारी का जो इसके पीछे छुपी हुई है। क्लबिंग कोई अलग बीमारी नहीं होती, ये एक शारीरिक संकेत यानी कि सिम्टम होता है जो किसी क्रॉनिक बीमारी के चलते धीरे धीरे उभरता है। इसीलिए क्लबिंग को ठीक करने का एकमात्र तरीका है उस मुख्य कारण का इलाज करना। उदाहरण के लिए अगर क्लबिंग की वजह लंग्स की कोई क्रॉनिक बीमारी है जैसे कि ILD, ब्रोंकिक्टेसिस या लंग कैंसर, तो उसका इलाज जरूरी है, दवाओं, ऑक्सीजन थेरेपी या ज़रूरत हो तो सर्जरी द्वारा। अगर कारण दिल की बीमारी है जैसे कि कॉन्जेनाइटल साइनोटिक हार्ट डिजीज़, तो उसके लिए प्रॉपर कार्डियक केयर और कभी कभी सर्जरी की ज़रूरत होती है। और अगर किसी इन्फेक्शन या लिवर प्रॉब्लम के कारण क्लबिंग हुआ है तो उसके हिसाब से एंटीबायोटिक, एंटीवायरल या लिवर सपोर्टिंग ट्रीटमेंट दिया जाता है। दोस्तों ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर अंडरलाइंग डिजीज़ को अर्ली स्टेज में पकड़कर इलाज किया जाए तो कुछ मामलों में नेल क्लबिंग का प्रोग्रेशन रुक सकता है और हल्के केसेस में थोड़ा रिवर्सल भी देखा गया है। लेकिन अगर बीमारी पुरानी हो और टिश्यूज़ में परमानेंट बदलाव आ चुका हो तो क्लबिंग पूरी तरह से वापस नहीं जाता।
इसीलिए क्लबिंग को सिर्फ कॉस्मेटिक प्रॉब्लम समझकर इग्नोर मत कीजिए। ये एक शरीर की चेतावनी हो सकती है और समय पर लिया गया एक छोटा सा स्टेप आगे चलकर एक बड़ी बीमारी से बचा सकता है। दोस्तों, अब बात करते हैं कि क्या आप घर पर ही नेल क्लबिंग को पहचान सकते हैं। तो जी हाँ, इसके लिए एक बहुत ही आसान तरीका है जिसे कहा जाता है शैमरॉथ्स विंडो टेस्ट। इसमें आपको करना बस इतना है कि अपनी दोनों हाथों की इंडेक्स फिंगर्स को नेल टू नेल इस तरह जोड़ें कि उनके नाखून एक दूसरे को छुए। अगर बीच में एक छोटा सा ट्रायंगल या गैप दिखाई दे तो ये नॉर्मल है, लेकिन अगर वो गैप बिल्कुल गायब हो जाए तो ये एक अर्ली साइन हो सकता है क्लबिंग का। ध्यान रहे कि ये टेस्ट सिर्फ एक संकेत है, कोई फाइनल रिजल्ट नहीं। अगर आपको शक हो तो सबसे अच्छा तरीका है डॉक्टर से जांच करवाना। अब दोस्तों, प्रिवेंशन की बात करते हैं, यानी वो आदतें जो आपकी लंग्स और हार्ट को लंबे समय तक स्वस्थ रखने में मदद कर सकती है। सबसे पहला है कि धूम्रपान बिल्कुल न करें। स्मोकिंग आपके फेफड़ों को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है और क्रॉनिक लंग डिजीज़ का सबसे बड़ा कारण है। दूसरा, एक्सरसाइज करें और सांस की कैपेसिटी बढ़ाएं। योग, वॉकिंग, डीप ब्रीदिंग जैसे अभ्यास फेफड़ों को मजबूत बनाते हैं। तीसरा, रेगुलर चेकअप कराएं। अगर आपको लंबे समय से खांसी, थकावट या सांस की दिक्कत हो रही है तो समय पर जांच कराएं। और चौथा, किसी भी अनयूजुअल बॉडी चेंज को लाइटली न लें, चाहे नाखून का शेप हो, त्वचा का रंग हो या एनर्जी लेवल। बॉडी खुद सिग्नल देती है, बस ज़रूरत है उन्हें पहचानने की। दोस्तों, याद रखिए कि नेल क्लबिंग जैसे बदलाव शरीर का एक साइलेंट अलार्म हो सकते हैं। जितना जल्दी आप इन संकेतों पर ध्यान देंगे उतना ही बेहतर होगा आपका स्वास्थ्य भविष्य। तो दोस्तों, आज आपने जाना कि नेल क्लबिंग कोई मामूली बदलाव नहीं है। ये शरीर की एक चुपचाप दी जाने वाली चेतावनी हो सकती है जो किसी पुरानी फेफड़े या दिल की बीमारी का संकेत देती है। अगर आपके या आपके परिवार या दोस्तों के नाखूनों का आकार धीरे धीरे बदल रहा है, या अगर सांस फूलने, थकावट, खांसी या होठ नीले पड़ने जैसे लक्षण नज़र आ रहे हैं तो इसे नज़रअंदाज मत कीजिए। क्लबिंग का इलाज तभी संभव है जब उसका असली कारण सही समय पर पकड़ा जाए। इसीलिए मेरी आपसे एक छोटी सी विनती है, इस वीडियो को अपने घर, अपने दोस्तों और अपने सोशल मीडिया पर ज़रूर शेयर कीजिए। शायद किसी एक इंसान तक ये जानकारी पहुंचना उसके जीवन की दिशा बदल सकता है। और अगर आपको ये जानकारी सरल और उपयोगी लगी हो तो मेडल सपोर्ट चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ हम बात करते हैं हेल्थ की सीधी, सरल और सच्ची भाषा में। आपका साथ हमारी सबसे बड़ी ताकत है। फिर मिलते हैं एक नए विषय के साथ, तब तक स्वस्थ रहे, जागरूक रहे। धन्यवाद।